कि शासन सेकुलर चाहिए, मंत्री सेकुलर चाहिए, मिलिट्री सेकुलर चाहिए, मीडिया सेकुलर चाहिए, जुडिशियरी सेकुलर चाहिए, पुलिस सेकुलर चाहिए, प्रशासन सेकुलर चाहिए, पर व्यक्ति कभी सेकुलर हो नहीं सकता, व्यक्ति कभी धर्मनिरपेक्ष हो नहीं सकता। आखिर जो मृत्यु के बाद उसके धर्म के अनुसार उसका अंत्य संस्कार होगा। गलत फहमियां फैली। जस्टिस विथ ऑल एंड अपीजमेंट ऑफ नन, सब धर्मों के साथ समान न्याय होगा, यह कहना जातिवाद है, संकुचितता है, यह सांप्रदायिकता है। हम किसी धर्म का द्वेष नहीं करते। एमजे अकबर नाम के एक प्रसिद्ध पत्रकार, वो 8-10 दिन पहले मेरे खाने पर आए थे। 3 बात उन्होंने मुझे कही। उसमें से एक बात थी कि नितिन जी, आपका सवाल यह नहीं है कि आपको मुसलमान वोट नहीं देते, आपका सवाल यह है कि आपको जितने हिंदुओं ने वोटिंग करना चाहिए वो आपको नहीं करते। एक बात उन्होंने कही। दूसरी बात उन्होंने मुझे की कि इस देश में ये जो सेकुलरिज्म है वो उस दिन तक रहेगा जिस दिन इस देश में हिंदू बहुसंख्यक है। आप दुनिया में जाइए, वर्ल्ड में किसी भी मुस्लिम राष्ट्र का नाम लीजिए जहां 51% से ज्यादा मुस्लिम है, उस एक भी देश में लोकतंत्र नहीं है, समाजवाद नहीं है और धर्मनिरपेक्षता। यह देश धर्मनिरपेक्ष है जो आज की भाषा में बोलते हैं। ये मैंने अकबर साहब कहते थे, ये इसलिए सेकुलर है कि इस देश का बहुसंख्यक हिंदू समाज, इसका वैशिष्ट्य है टॉलरेंस, सहनशीलता, और उसका जो टॉलरेंस है हिंदू समाज, ये सहिष्णु है, और जिसके कारण ये देश सेकुलर है। और जब तक इस देश में हिंदू बहुसंख्यक रहेगा उस दिन ये देश सेकुलर रहेगा, और जिस दिन हिंदू अल्पसंख्यक बनेंगे इस देश में सेकुलरिज्म समाप्त होगा। तीसरी बात उन्होंने मुझे कही, उन्होंने ये कहा कि देखिए, उसी समाज की प्रगति हो सकती है कि जिस समाज में महिलाओं को बराबरी के अधिकार मिलते हैं। जिस समाज में महिलाओं को बराबरी के अधिकार नहीं मिलेंगे वो समाज विकास नहीं कर सकता। अगर मेरी मां पढ़ी लिखी नहीं रहती तो मैं 4 डिग्रियां नहीं मिला सकता था। जिसकी मां पढ़ी लिखी रहती है, मैट्रिक भी पास होती है, वो अपने बच्चों को सिखाने के लिए उसका कार्यभाग रहता है, वो उसको इंजीनियर, डॉक्टर, बीए, बीएससी, एमकॉम बनाने के लिए उसके पीछे ताकत के साथ खड़ी रहती है। जिस घर में मां शिक्षित है उस घर के बच्चे शिक्षित होते हैं। और इसलिए मुस्लिम समाज में जब तक महिलाओं को समान अधिकार नहीं मिलेंगे तब तक मुस्लिम समाज का सर्वांगीण विकास नहीं होगा। ये तीसरी बात उन्होंने मुझे बताई। बहनों और भाइयों, हम 21वीं सदी में हैं। इस देश के सामने बहुत गंभीर समस्या है। मुझे हमारे कार्यकर्ता मिलते हैं कि मैं किस लिए काम करूं। कभी कभी मुझे भी लगता है, मैं अनेक कार्यकर्ताओं को मिलता हूं और बायोडाटा लेकर मुझे मिलते हैं। मेरा देखो, वो अमिताभ बच्चन की एक अग्निपथ करके कविता थी, उसमें वो कहते थे, वो उनके पिताजी की कविता थी, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, ऐसा वो कविता में कहते थे। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मैं बोला, मैं क्यों सोचते हो? पार्टी के कार्यालय के सामने हमने बोर्ड लगाया कि सबसे पहले देश, बाद में पार्टी और उसके बाद में मैं। क्या ये विचारधारा संकुचित हो सकती है? क्या ये विचारधारा जातिवादी और सांप्रदायिक हो सकती है? भारतीय जनता पार्टी का किसी को विरोध नहीं है। कोई एक बार नहीं 100 बार नमाज पढ़े उसका हम विरोध नहीं कर रहे हैं। हम मुस्लिम समाज के विरोध में नहीं, हम आतंकवादियों के खिलाफ हैं। तो क्या नौबत आई है, आतंकवादियों को हीरो समझा जाता है। मैं उत्तराखंड में था तो मैंने सवाल पूछा था कि अफजल गुरु को फांसी की सजा क्यों नहीं दी जाती। जिस व्यक्ति ने पार्लियामेंट को उद्ध्वस्त करने का प्लान बनाया था और देश की हाईएस्ट अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट ने जिसको फांसी की सजा दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ निर्णय सरकार पर बंधनकारक है, पर 6 साल हुए उनको फांसी की सजा नहीं हुई।
कांग्रेस के गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने दिल्ली की कांग्रेस की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को 4 साल दबाव डालकर यह कहा कि उनकी फांसी की सजा के देने वाली जो फाइल है वो ऊपर आप मत भेजिए। ये उन्होंने आज तक में सीधी बात में बात करते समय डायरेक्टली कहा। मुझे बताइए, क्या इस देश में आतंकवादी को सजा नहीं होगी? अगर उस दिन आतंकवादी का संसद के अंदर चले जाते तो देश के प्रधानमंत्री से लेकर जितने सांसद से देश के संसद के अंदर थे उनका क्या होता? हमारे शूर जवानों ने बलिदान किया, हमारे संसद की, हमारे लोकशाही के मंदिर का रक्षण किया, हमारे सांसदों का रक्षण किया, हमारे प्रधानमंत्री और मंत्रियों का रक्षण किया, अपने जान की कुर्बानी देकर, अपना बलिदान करके। और आज भी अफजल गुरु को फांसी की सजा क्यों नहीं होती? उनकी विधवा पत्नी प्रधानमंत्री के पास आकर चिल्ला कर कहे कि ये मेडल वापस लो। अगर इस देश में आतंकवादी को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देने के बाद भी अगर फांसी की सजा नहीं होती, हमारे परिवार वालों ने देश के लिए बलिदान किया पर उनको केवल वोट बैंक राजनीति के लिए अगर फांसी की सजा नहीं मिलती होगी तो हमारा ये जो आपका मेडल है ये वापस लो। ये कहने के बाद मैंने इतना ही पूछा कि अफजल गुरु पर आप फांसी की सजा क्यों नहीं देते? क्या अफजल गुरु को आपने लड़की दी है क्या कांग्रेस पार्टी ने? क्या आपका वो दामाद है क्या? वो ऐसे मेरे ऊपर मीडिया वाले कूदे। देश भर में गडकरी ने कहा, मैं जो नहीं कहता वो भी मेरा, मैं कह रहा हूं। तो मैं उत्तराखंड में आया तो खड़े हो गए, गडकरी साहब आप माफी मांगो। लगाए की माफी मांगो, जाओ पहले उनको माफी मांगने के लिए बोलो जो शहीद हुए, जो बलिदान हुए, जिन्होंने पार्लियामेंट का रक्षण करते हुए अपनी जान दी, उन विधवा पत्नियों की जाकर माफी मांगो, उन शूरवीरों की, कि पहले बताओ कि उनको फांसी की सजा क्यों नहीं दी। जाओ देश की जनता की माफी मांगो कि इस देश के गृह मंत्री ने अपने मुख्यमंत्री को 4 साल कहा कि फांसी की सजा के फाइल पर साइन मत करो। उस पाप के लिए उस देश की जनता की माफी मांगो। मैं काय की माफी मांगो? मैं माफी कुछ नहीं मांगता। भारतीय जनता पार्टी छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप और उनके राष्ट्रवाद की जोत को लेकर काम करने वाली पार्टी है। ये मर्दों की पार्टी है, ये राष्ट्रवाद के लिए काम करने वाली है। मुझे बार बार कहे कि आप गलत बोले, बोले एक बार नहीं 10 बार बजाते जाओ अपने पर। क्या हुआ है? पहले एक चैनल पर मेरा इंटरव्यू हुआ और उसने मुझे कहा आपने ऐसा कहा। मैंने कहा पत्रकार विद्वान पंडित है, मैं नया आदमी हूं, दिल्ली में आया हूं। महोदय मुझे बताइए कि मैंने जो कुछ कहा था वो भाषा शास्त्र, नीति शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, इसके आधार पर कोई गलत बोला है क्या? मैंने कोई अपमानजनक और अश्लील शब्द का उपयोग किया है क्या? पार्लियामेंट के किताब में जो असंसदीय शब्द है उन शब्दों का प्रयोग किया है क्या? मेरे विद्वान भाई, अगर मैंने इसमें कुछ भी गलती होगी तो मुझे बताओ, मैं सुधारने के लिए तैयार हूं। आप बताइए मैंने गलती क्या की? नहीं मैं नहीं बताता। नहीं मैंने क्यों नहीं बताते? मतलब बताओ मैंने गलती क्या की? कुछ नहीं बोल रहे। कैसी मानसिकता है? क्या इस देश में सेकुलरवाद के आधार पर आतंकवादियों का तुष्टीकरण होगा? गुजरात में सोहराबुद्दीन केस में जिसके ऊपर 22 गुने हैं, 2 टाड़ा के हैं और 20 गुने राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में है। दाऊद के साथ जिसके डायरेक्ट संबंध है, आज जिसके घर में शस्त्रास्त्रों का खजाना मिला, बारूद मिली, बम मिले, AK-47 मिली, उसकी गोलियां मिली। और कांग्रेस पार्टी सोहराबुद्दीन को हीरो बनाकर देश में राजनीति कर रही, ये क्या होगा इस देश का? मुंबई के लोकल में किरीट सोमैया जी के साथ, अडवाणी के साथ में इस कार्यक्रम में बैठा, रात भर सोया नहीं। उसमें से कोई हिंदी बोलने वाला था, कोई मराठी बोलने वाला था, कोई हिंदू था, कोई मुसलमान था, कोई गुजराती था, कोई बौद्ध था। किसी के पैर टूटे थे, किसी की आंखें चली गई थी।
एक तो व्यक्ति, क्या नाम है उसका, बॉम्बे हॉस्पिटल में कोमा में अभी तक था, भी अच्छा, पराग सावंत हिंदुजा में अभी भी था, 4 साल हुए कोमा में था, उसने क्या गुनाह किया? निरपराध लोगों की हत्याएं हमारे ताज होटल और ओबेरॉय के सामने हुई, उन्होंने क्या गुनाह किया? देश में आतंकवादी आते रहेंगे, निरपराध लोगों को मारते रहे। एक तो मुसलमान को भी 2-4 लोगों को बेटी के स्टेशन पर मार दिया गया। क्या इस देश में निरपराध लोगों की हत्याएं होती रहेगी और उन आतंकवादियों का तुष्टीकरण होगा? बटाला हाउस के केस में शर्मा नाम के पुलिस अधिकारी ने अपना बलिदान किया और कांग्रेस का एक नेता उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ में जाकर उनके घर में जाकर दिवाली बनाई गई। क्या इस देश के लिए ठीक है? बहनों और भाइयों, आज देश की कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। पशुपति से तिरुपति तक 230 जिले नक्सलग्रस्त है। हमारे अनेक जवान पुलिसकर्मी मारे जा रहे हैं। ये कोई सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को नक्सलवादी नेताओं ने दिया हुआ अपमान है। कश्मीर में आतंकवादी आकर खुलेआम रूप पर हमारे मिलिट्री के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या इस देश में यही चलता रहेगा? कानून और व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही है, आतंकवादियों को सजा नहीं होती और देशभक्त पुलिस अधिकारियों को और नेताओं को जेल में भेजा जाता। इस देश का क्या होगा? सवाल ये नहीं है कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, सवाल ये नहीं है कि कौन सी पार्टी राज करेगी, सवाल ये है कि क्या देश में आतंकवादियों को सम्मान मिलेगा? हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी कानून व्यवस्था क्या कहती है? क्रिमिनल इज ए क्रिमिनल, टेररिस्ट इज ए टेररिस्ट। आतंकवादी और गुनहगार को कोई जात, पंथ, धर्म और भाषा नहीं होती। गुनहगार गुनहगार होता है। अगर कोई उत्तर भारतीय मिलता, कोई मराठी मिलता और उस पर गुनाह होता तो क्या उसकी फाइल 4 साल रोकी जाती? नहीं। ये क्यों हो रहा है? मेरे मुस्लिम बंधुओं से प्रार्थना करना चाहता हूं, आतंकवादियों के खिलाफ है, ISI के खिलाफ है, लश्कर-ए-तोयबा के खिलाफ है। हम किसी भी हालत में मुस्लिम समाज के और मुस्लिम धर्म के खिलाफ नहीं। हमारे साथ कंधे से कंधा लगाकर आतंकवाद का मुकाबला करो, हमारे साथ चलो। हम भारतीय है, हमारी संस्कृति और विरासत एक है। संस्कृति सबकी एक चिरंतन, पुरखे किसके हिंदू है। विराट सागर समाज अपना, हम सभी सके हिंदू। देखिए, सुरक्षा के नाम पर हमारी बाह्य और अंतर्गत सुरक्षा खतरे में है। महंगाई आसमान पर जाकर पहुंची है। गरीब आदमी एक समय की रोटी नहीं खा सकता। मैं नहीं कह रहा हूं, प्लानिंग कमीशन में 5 कमेटियां आई थी। एक तेंदुलकर कमेटी थी, सक्सेना कमेटी थी, सेनगुप्ता कमेटी थी, वर्ल्ड बैंक कमेटी थी, एशियन बैंक कमेटी थी। केंद्र सरकार ने, यूपीए सरकार ने अपॉइंट की थी। क्या कहा उन्होंने? इस देश में 90% आबादी ऐसी है जिनका इनकम, रोज का इनकम $2 से कम है। 90% आबादी ऐसी है जिनका इनकम $2 से कम है और 50% आबादी ऐसी है कि जिनका इनकम 20 रुपए से भी कम है। बहनों और भाइयों, ये कौन से गरीबी हटाओ का कार्यक्रम है? 1947 से लेकर आज तक 63 साल हुए। गरीबी हटाओ, 20 कलमी, 32 कलमी, 5 कलमी, दुनिया भर के कार्यक्रम हुए। दुनिया के धनवान लोगों के लिस्ट में हिंदुस्तानियों के 4-5 नाम जरूर चले गए, पर भूखमरी, महंगाई और बेकारी के कारण त्रस्त हिंदुस्तानों की संख्या 90% तक पहुंची है। एक तरफ मॉल बन रहे, हाईवे बन रहे और दूसरे तरफ लाखों किसान आत्महत्या कर रहे। ये कौन सा देश है? लाखों युवक बेरोजगार, महंगाई के कारण आवाज में जी नहीं सकता, भूखमरी, बेरोजगारी बढ़ रही है। मैं अनेक जगह पर जाकर कहता हूं कि भूखमरी, बेरोजगारी, महंगाई, इसका संबंध किसी व्यक्ति की जात, पंथ, धर्म और भाषा से नहीं है। इसका संबंध रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड बैड गवर्नेंस
गलत आर्थिक नीति और भ्रष्ट प्रशासन जो कांग्रेस पार्टी का है, उसके साथ इसका डायरेक्ट संबंध है। आप याद करिए, मोरारजी भाई प्रधानमंत्री थे, अटल जी उसमें मंत्री थे, अडवाणी जी मंत्री थे, जनता पार्टी का राज था, इन्फ्लेशन नहीं था, महंगाई नहीं था। अटल बिहारी वाजपेयी का राज आया, महंगाई नहीं थी, इन्फ्लेशन नहीं था। देश के कृषि मंत्री कहते हैं कि हर साल देश में 58,000 करोड़ रुपए का अनाज सड़ता है। क्यों गुड़ौन नहीं बांधते? सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर आपके पास गुड़ौन नहीं तो गरीबों को अनाज बांटो, वो भूखे मर रहे हैं। एक तरफ इस देश में 58,000 करोड़ का अनाज सड़ता है और दूसरी ओर गरीब आदमी रोटी के लिए मरता है। ये कौन सा कांग्रेस पार्टी का शासन? कॉमनवेल्थ गेम हो या महाराष्ट्र की योजना हो, मैंने एक को कहा कि कांग्रेस वाले न राम के भक्त है न श्री कृष्ण के भक्त है, वो केवल एक ही देवता को मानते हैं और वो लक्ष्मी को। लक्ष्मी दर्शन कार्यक्रम चाहे खेल रहे, चाहे रोड रहे, चाहे इरिगेशन का डैम रहे, कहीं भी रहे तो भी लक्ष्मी दर्शन कार्यक्रम जोरों में चल रहे, लूट रहे देश। मैंने उस दिन कहा, फिर भी उल्टी न्यूज छपी। मैंने कहा कॉमनवेल्थ गेम में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, मेरे समझ में नहीं आता कि प्रधानमंत्री को 8 महीने पहले सीएजी का रिपोर्ट मिला, उसके ऊपर अगर वो कार्रवाई करते तो शायद आज ये दिन देखने के लिए नहीं मिलता।